हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के एक सीरीज करने वाले हैं और इसमें से फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव होंगे दोस्तों। और यहाँ से एक बात बता दे रहा हूँ दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी क्वेश्चन को समझिए, उसका आंसर को समझिए, एकदम डिटेल में समझाएंगे दोस्तों। और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चा पास हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी छूट जाएगा तो उसमें से एक नंबर कट जाएगा, इसमें आने वाला नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव में अगर कुछ लिख भी देंगे तो मिल जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव को ज्यादा से ज्यादा अच्छा से समझने की कोशिश करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, लेंस की बात बोल रही है। किसकी? लेंस की बात बोल रहा है। तो एक बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दर्पण की अगर बात करता, किसका? आवर्धन का, दर्पण का। ठीक है, दर्पण का यहां बात होता दोस्तों आवर्धन, तो दर्पण का क्या होता है? -v/u। लेकिन अगर यहीं पे लेंस कह दे, क्या यहीं पे लेंस कह दे दोस्तों, तो लेंस का क्या होता है? v/u। क्या होता है? v/u। और इसी का फॉर्मूला और एक होता है h-h। ये होता है लेंस का प्यारे बच्चों। और नेगेटिव यानी माइनस जहां आ गया वो किसका हो जाएगा? अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका दर्पण का। तो यहां पे देखिए u/v नहीं, v/u क्या कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहता है तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है। देखिए पुतली जो होता है ना, आंख में देखते होंगे काला टाइप का गोल होता है, उसकी बात कर रहे हैं। इतना बड़ा सा होता है, कितना बड़ा सा? इतना बड़ा सा होता है दोस्तों। तो जब लाइट बहुत अधिक मात्रा में होता है ना, तो पुतली छोटी हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन में मिलाएंगे, पुतली छोटी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहां से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और दोस्तों को फेल होने से बचा लीजिए। यहाँ पे चलिए कहता है, निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात बताते हैं आपको, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? Q/T। हाँ, और Q क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? आवेश होता है। और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कूलम होता है। उसके बाद टाइम का तो क्या हो जाता है? सेकेंड। क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है, यानी कूलम प्रति सेकंड। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन, आइए चेक करते हैं, कूलम प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो चलिए, इधर जूल पर कूलम ये सब कोई आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कहता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता क्या होगा? आइए निकालने सीखिए दोस्तों, ऐसे रट्टा मार के फिजिक्स में कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए, हम लोग यहाँ जानते हैं ना कि एफ बराबर, देखिए क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। जब ये मीटर में हो, अगर सेंटीमीटर में हो तो 100/f हो जाता है दोस्तों। तो अवतल लेंस की बात कर रही, तो अवतल लेंस का हमेशा नेगेटिव होता है फोकस दूरी। क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर लगा दीजिए यहाँ पे। तो कितना हो गया? 100/-20, 20 पंचे 100, कितना आएगा प्यारे बच्चों? -5 डायोप्टर। कितना? -5 डायोप्टर। क्योंकि हम लोगों को पता है क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप एकदम आराम से समझिए, कोई टेंशन नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे -5 हम लोगों का आया, कितना? -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। अब यहाँ पे चेक करते हैं -5 डायोप्टर कहाँ है? ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध, 1 ओम का क्या प्रतिरोध बोल रहा है? 10 प्रतिरोध, हाँ, समांतर क्रम में संयोजित है। मतलब अगर आप बात करेंगे तो 10 प्रतिरोध की बात कर रहा है, यानी R1 की बात करें तो 1 ओम, R2 की बात करें तो 1 ओम, R3 की बात करें तो 1 ओम है। 1 ओम करके यानी ले दे करके आपका R10 तक प्यारे बच्चों 1 ओम। तो हम लोगों को पता है समांतर क्रम में जब संयोजित करते हैं तो 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। ऐसे करके जोड़ते रहते हैं 1/R
R10 तक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 यानी ले दे करके 10 गो 1/1 तक। तो नीचे सब में एक है, क्या है, एक है, तो एलसीएम कितना आएगा, एक आएगा प्यारे बच्चों। एक जब आएगा तो एलसीएम देखिए, भाग एक को एक से देंगे तो एक ही आएगा, एक को एक से गुना किया तो एक हो गया, हुआ कि नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो कितना, 10 गो एक, यानी कुल मिलाकर के 10/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10/1 आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/r बराबर। लेकिन ये तो पलटना है, अगर ये पलटेंगे तो दोनों पलट जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। आप मिलाइए ऑप्शन नंबर 1/10 कहाँ है। आइए मिलाते हैं दोस्तों। आपका 100 ओम है, ये नहीं होगा, 1 ओम ये भी नहीं होगा, 10 ओम ये भी नहीं होगा। अगर देखें तो डी कितना हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ कहता है किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। देखिए दोस्तों, वास्तविक फोकस का मतलब नेगेटिव, एफ का मान नेगेटिव किधर होता है, तो हम लोगों को पता है उत्तल दर्पण में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप उसके बाद अगर बात करेंगे समतल में, किसमें, समतल में, तो समतल में भी पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चों। अवतल में अगर बात करें, क्या, अवतल में एकदम सारे चीज को सिखा के पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, नेगेटिव होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अवतल। यहाँ आइए मिलाते हैं अवतल किसमें आंसर है। यहाँ फर्स्ट में ही अवतल आपका ऑप्शन दिया गया है प्यारे बच्चों, तो घबराना नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। एक बात बता देते हैं, प्रिज्म में जो होता है ना, वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म में क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसको बोलते हैं, श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी रंगों में विभाजित करने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, अपवर्तन भी नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या, क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, जरा दूर दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। देखिए अब आपको हम बताने वाले हैं, अगर अवतल लेंस की बात करेंगे, सॉरी निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष, तो निकट में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, किसका, अवतल लेंस का। अगर आप दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष की बात करोगे तो उत्तल का। और एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, आपका जरा दूर दृष्टि दोष किसको बोलते हैं, जब ना सामने का दिखाई दे और ना ही दूर का दिखाई दे, तो इस तरह, इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो ना ही सामने, देखिए निकट में सामने दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, दूर में दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। और जरा दूर दृष्टिता में ये दोनों नहीं होता है, यानी ये दोनों तरह के लेंस लगेगा, और दोनों तरह के लेंस को हम लोग द्विफोकसी लेंस बोलते हैं, द्विफोकसी लेंस बोलते हैं दोस्तों। आइए मिलाते हैं द्विफोकसी लेंस है क्या ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जरा देखिए, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है, तो ऑप्शन अवतल लेंस नहीं होगा, अवसर उत्तल लेंस ये भी नहीं होगा, द्विफोकसी लेंस इसका आंसर होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम करके जाना है हर हाल में। यहाँ कहता है खतरे का निशान किस रंग का होता है, तो खतरे का निशान हर किसी को पता होता है भाई, खतरे का निशान लाल रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंगधैर्य जो होता है ना, तरंगधैर्य बहुत बड़ा होता है, इसलिए दूर से दिखाई देने लगता है। क्या, दूर से दिखाई देने लगता है और बहुत लेट तक दिखाई देता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा लाल। क्या, लाल, ऑप्शन लाल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं, है ना, घबराने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, एकदम सीरीज चला रहे हैं, और जुड़ जाइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो। यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं, किसका, एमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। और एमीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, किसमें, पार्श्व क्रम में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वोल्ट मीटर इसका आंसर नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर इसका आंसर नहीं होगा, एमीटर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ कहता है किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, हमको नहीं पता, अभी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम की बात करी जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम करी जाए तो 1 मिनट की बात हो रही है। मिनट जो होता है ना,
मिनट जो होता है ना समय का एसआई यूनिट नहीं होता, इसलिए इसको एसआई मात्रक में पहले कन्वर्ट करो। तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन है? उसके बाद देखिए 120 कूलम यानी आवेश की अगर बात करी जाए तो आवेश आपका दिया हुआ है 120 कूलम। 120 कूलम। तो हमको यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है? प्रवाहित धारा का मान निकालने बोल रहा है। तो प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है? Q/T। अभी कुछ देर पहले बताएं दोस्तों, Q कितना है? 120 है और टाइम कितना है? 60 है। क्या बार जाएगा? 2 बार। यानी एम आई की बात करी जाए तो 2 एम्पियर होगा इसका सही आंसर। आइए देखते हैं 2 एम्पियर कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। कहां पे? ऑप्शन नंबर बी में है प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखने वाले हैं। किसको? क्वेश्चन नंबर 14 को। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? अभी बच्चे लोग पढ़े हैं इसमें कि विद्युत धारा में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का। तो यहां भी बच्चे क्या करेंगे? एमीटर ही आंसर मारेंगे। लेकिन हकीकत में दोस्तों एमीटर इसका आंसर नहीं होता है। यहां क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। कहता है विद्युत धारा प्राप्त करने की। विद्युत धारा किससे बनाया जाता है? तो विद्युत धारा जनरेटर से बनाया जाता है दोस्तों। एमीटर में क्या होता है? एमीटर मापने का काम करता है। मोटर क्या करता है? विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है जी? अगर गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का काम है बढ़ाना घटाना। तो यहां पे हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आओ उसके बाद कहता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? देखो प्यारे बच्चों, 1 यूनिट जो हम लोग घर में विद्युत यूज करते, करंट यूज करते ना, आपका घर में जब आता होगा बिजली वाला, बिजली का आदमी लोग चेक करने के लिए, तो क्या चेक कर रहा होता है कि आपका इतना यूनिट हो गया, 200 यूनिट हो गया, 300 यूनिट हो गया, उसी यूनिट की बात हो रही है। तो 1 यूनिट जो होता है ना प्यारे बच्चों, 1 यूनिट जो होता है ना किलोवाट घंटा के बराबर होता है। किसके बराबर? किलोवाट घंटा के बराबर 1 यूनिट जो होता है। रुकिए, यूनिट, 1 यूनिट जो होता है किलोवाट घंटा के बराबर। एकदम निकाल के सीखो ताकि भूलो ना, है ना। तो यहाँ 1 किलो को 1000 से गुना कर देते हैं, वाट तो वाट ही रहेगा, घंटा को 3600 सेकेंड से करते दोस्तों। तो यहाँ पे 3 गो जीरो, यहाँ 2 गो जीरो, पॉइंट यहाँ लगा दूं तो 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड हो जाएगा। और हमको पता है वाट सेकेंड बराबर क्या होता है जानते हो? जूल होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आप ऑप्शन लगाइए, कहाँ है ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखो क्या दिया गया है दोस्तों। फर्स्ट में दिया गया है 3.6 इंटू 10⁻3 जूल, ये भी नहीं होगा। 3.6 इंटू 10⁻4 जूल, ये भी नहीं होगा। अगर इसकी बात करें तो देखिए कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻5, ये भी नहीं होगा। 3.6 इंटू 10⁻6, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तथा लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत का मान क्या हो जाता है, कितना हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, एक बात हम बता दे रहे हैं, लघुपतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब वायर में विद्युत धारा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगे, क्या बहुत अधिक हो जाए, विद्युत धारा की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, तब शॉर्ट सर्किट होता है। लघुपतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हमने क्या बोला? बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाता है। तो बहुत ज्यादा करंट बढ़ रहा है मतलब देखिए ऑप्शन नंबर ए ही दिया है। बहुत अधिक हो जाता है करंट मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने वाले हैं। घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सीरीज चल रहा है, ये हम लोगों का पहला सीरीज है, एकदम धीरे धीरे देखते जाइए। हाँ, यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान कितना होगा? अस्पष्ट दृष्टि के अधिकतम मान बोल रहा है प्यारे बच्चों। एक बात अपन बता दे रहे हैं आप लोगों को, देखिए न्यूनतम दूरी जो होता है, न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। बहुत बाबू लोग 25 सेंटीमीटर में ही टिक करके चल जाएगा, लेकिन आंसर ये सही नहीं है। अगर अधिकतम की बात करूं, क्या अधिकतम की बात करूं तो अनंत होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? अनंत होता है। अधिकतम अनंत होता है और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है। अब बहुत प्यारे बच्चे 25 सेंटीमीटर में ही मार के घर आ जाएगा, बोलेगा हम तो सही कर लिए रे, मेरा इतना क्वेश्चन सही हो गया। तो ऐसे नहीं होगा प्यारे बच्चों, आपको सही से समझना होगा। अधिकतम दूरी की बात कर रहा है तो अधिकतम दूरी कितना होगा? अनंत। अधिकतम दूरी
अनंत। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, कहता है तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारे का टिमटिमाना जो होता है ना प्यारे बच्चों, तारे के टिमटिमाना हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पढ़ते हैं। किसमें? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहाँ है? ए तो नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है अवतल लेंस, ध्यान दीजिएगा। हाँ रुकिए एक हाँ ठीक है, कहता है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? अभी हमने बताया ना कि अवतल लेंस का उपयोग हम लोग दृष्टि दोष में करते हैं ताकि दूर वाली वस्तुओं को सामने ले आए और बड़ा बड़ा कर दे। तो यहाँ पे हम लोग निकट दृष्टि दोष, आप ऑप्शन देखिए कहाँ है, निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। अगर आप देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कहता है आंख के, रुकिए एक सेकंड, हाँ ठीक है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। देखिए आंख में कौन सी लेंस होती है, यहीं पे बता दे रहा हूं, आंख में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है दोस्तों? आंख में उत्तल लेंस होता है, और उस लेंस को पक्षमाभी पेशियां, उस क्या कहता है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, पक्षमाभी पेशियां करता है। कौन? पक्षमाभी पेशी। तो यहाँ पे पुतली ऑप्शन नहीं होगा, रेटिना भी नहीं होगा, क्योंकि रेटिना में तो फोटो बनता है, इमेज बनता है, इससे कोई मतलब नहीं। पक्षमाभी पेशी जो होता है, पक्षमाभी पेशी जो होता है प्यारे बच्चों, ये पक्षमाभी पेशी वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आइए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखने की बात करेंगे, छोटे छोटे मेरे बच्चों, छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चों, कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। देखो दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है ना, डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। जूल नहीं होगा, अर्ग नहीं होगा, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। कहता है हमारे नेत्र में लेंस होता है, यानी हम लोगों का जो आंख होता है उसमें किस तरह के लेंस होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अवतल लेंस नहीं होता है, हमारे आंख में उत्तल लेंस होती है। कैसा लेंस? उत्तल लेंस होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी इसको इधर रख लेता हूं क्योंकि जो सॉल्व करने का होगा उसके लिए देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए, कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है किधर? अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, इनमें से कोई नहीं। आपको एक बात बता दे रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे, ये कांच है मान लीजिए, तो यहाँ इधर जो होगा विरल होगा। क्या होगा? विरल होगा। ठीक है, ये जैसे सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो यहाँ पे कहता है अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? कहता है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब उत्तल लेंस की बात होती है तो उत्तल लेंस में हमेशा लेकिन यहाँ पे बोल रहा है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। देखो वस्तु कहाँ पे स्थित होती है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्यारे बच्चों कि कहां पे स्थित होता है। यहां पे ये मान लीजिए एक उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, इधर अगर देखें तो ये हो गया 2f, ये f। ठीक है, और इधर देखूं तो ये हो गया f, इधर हो गया यहाँ पे 2f। तो हमेशा याद रखना, इसके और इसके बीच में जब प्रतिबिंब बनेगा, इसके और इसके बीच में, या फिर यहाँ पे रखें, बीम को यहाँ रखें, तो हमेशा ये आवर्धित बनाता है। मतलब f तथा लेंस के बीच में, कहां पे बोल रहा है दोस्तों? लेंस तथा फोकस के बीच में। कहां पे ऑप्शन हो जाएगा? लेंस तथा फोकस के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है लेंस तथा फोकस के बीच। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी, आप हमेशा याद ध्यान दीजिए, आप एक अवतल दर्पण खींच लीजिए, अवतल दर्पण। ठीक है, ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण जो अंदर से घिसा होता है, सॉलिड है ना। तो ये अगर आप देखें प्यारे बच्चों, ये देखें तो इस साइड हमेशा हम लोग
कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, तो इधर क्या होता है प्लस, इधर माइनस, तो इस साइड हमेशा क्या होता है नेगेटिव। तो अवतल दर्पण जो होता है फोकस किधर होता है, इस साइड होता है, तो नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे बोलता है अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है 1 नहीं, 0 नहीं, धनात्मक भी नहीं, ऋणात्मक। इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऋणात्मक। आ जाइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, उल्टा। उत्तल दर्पण में हमेशा, एक चीज याद रखना प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। कैसा, आभासी एवं सीधा, उल्टा तो नहीं बनेगा, वास्तविक भी नहीं बनेगा और आवर्धित भी नहीं बनेगा, इसमें छोटा ही बनता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है गोले दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। देखिए फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है, इस चीज को एकदम ध्यान से रखना। तो यहाँ क्या कह रहा है, गोले दर्पण का फोकसांतर वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो अगर आप देखोगे वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो 2 गुना। वक्रता त्रिज्या का कितना होता है फोकसांतर, यहाँ कहता है गोले दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, आंसर 2 गुना। आंसर कितना होगा, होता है 2 गुना। अब यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसका एक टेबल दिया हुआ होता है एनसीईआरटी में, सबसे ज्यादा हीरा का होता है। किसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, हीरे का होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ कहता है एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे समझो, समझने की कोशिश करो। फोकस दूरी बराबर क्या होता है 1/p, या फिर p बराबर होता है 1/f। तो हमको फोकस दूरी चाहिए ना, तो फोकस दूरी चाहिए तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p। ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर यहां लगा लू तो फोकस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/-2, है ना, यानी 0.5 मीटर में आएगा। किसमें, माइनस मीटर में, लेकिन ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको गुना कर देंगे तो -50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। आइए मिलाते हैं, कौन सा है 50 नहीं होगा, माइनस भी, ये -50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्या कहता है हजामती। हजामती मतलब दाढ़ी उड़ी जो हम लोग बनाते हैं ना, उसी को बोलते हैं हजामती। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो भाई, अगर उत्तल दर्पण लगा देंगे तो चेहरा बहुत छोटा हो जाएगा और दूर दूर दिखेगा तो उतना साफ दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे साफ तो दिखेगा पर छोटा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे याद रखना, हजामती करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 31 में क्या कहता है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है ना, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, जूल नहीं होगा, वाट। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देखने जाओगे यहाँ पे, आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है प्रकाश के परावर्तन में होता है क्या। देखो एक बात अपन बता दे रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में परावर्तित हो जाता है तब इसके बीच में एक अभिलंब डाला जाता है। तो ये इंसिडेंस एंगल आई होता है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर होता है। इस आधार पर आई और आर क्या होता है, बराबर। यानी जितना आई बढ़ेगा उतना आर बढ़ेगा, जितना आई कम होगा उतना आर कम होगा। ठीक है, आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक दूसरे को क्या करती है, काटती है क्या। हमेशा एक चीज याद रखना प्यारे बच्चों, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट देगी ना, तो 2 रेखाएं 2 दिशा संभव हो जाती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 2 दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए ये काटेगी नहीं। यानी ये कभी नहीं काटती है, क्योंकि ये काटेगी तो 2 दिशा हो जाएगा और 2 दिशा संभव ही नहीं है प्यारे बच्चों।
अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 तो देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलने वाले हैं। कहता दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम से ज्ञात की जाती है। देखो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ, दक्षिण मतलब दायां, दाहिने हाथ के अंगूठा जो होता है, आप यहां देखिए मेरे हाथ को देख पा रहे हैं, ये अंगूठा जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये आपका करंट की दिशा को दिखाता है, और जो अंगुलियां हैं, अंगुली जिधर मोड़ोगे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ज्ञात की जाती है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल नहीं, क्या चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि अंगुलियों से हम लोगों को पता, हम लोग पता करते हैं अंगुली जिस डायरेक्शन में मुड़ेगा उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। यानी आप बात करेंगे कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करते हैं। परिनालिका किससे बनी होती है? एक बात बता दे रहे हैं, परिनालिका जो होता है ना प्यारे बच्चों, अधातु के बने होते हैं। क्या? अधातु के, और उसमें से बहुत सारे तार को लपेटा जाता है। क्या? तार को लपेटा जाता है। तो धातु से तो बना नहीं होगा, धातु से भी नहीं, किससे बना होगा? अधातु से। अब यहां आता है एक क्वेश्चन, कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? याद रखना, एक हम यहां पे आपको एक परिनालिका बना के दिखाते हैं। याद रखना हर जगह इसका व्यास जो होगा या त्रिज्या जो होगा समान होगा। तो ये कुछ इस तरह से लपेटा जाता है। तो आप पूरे जगह पे अगर देखोगे परिनालिका में, परिनालिका के अंदर हर जगह जहां भी देखोगे, हर जगह जहां भी देखोगे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। तो शून्य नहीं, घटता है ये भी नहीं होगा, बढ़ता है ये भी नहीं, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आप पूरा वीडियो देखिए, आप 100% बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस करेंगे। फिजिक्स का भी दे रहे हैं, फिर केमिस्ट्री का देंगे, फिर बायोलॉजी का देंगे, और साथ में तीनों का एक बार मतलब रिवाइज करा देंगे। फिर बोर्ड एग्जाम, कहां से बोर्ड एग्जाम भागेगा रे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? फ्लेमिंग के, देखिए आप लोग इस तरह के देखे होंगे ना, तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये जो होता है ना मध्यमा, ये आपको दिखाता है विद्युत धारा की दिशा, यानी पॉजिटिव 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 चार्ज का डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। तो ये अंगूठा क्या करता है? चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे चुंबकीय बल जहां भी ऑप्शन है वही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम लोग क्या करते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम लोग चुंबकीय बल को ज्ञात करते हैं। अब कहता है दिष्ट धारा के स्रोत। दिष्ट धारा जो होता है ना दोस्तों, एक चीज याद रखना, दिष्ट धारा जो होता है वो समय के साथ नहीं बदलता है, समय के साथ नहीं बदलता है। इसका मतलब इन्वर्टर में करंट समय के साथ हम लोग बदल सकते हैं, जनरेटर में भी समय के साथ बदल सकते हैं, मोटर में तो करंट होता बनता ही नहीं, ये तो करंट को ही यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे कहता है, क्या कहता है? हमारे देश में दो तारों के बीच विभवांतर कितना होता है? 440 वोल्ट, छूने से तेरे, ये ऐसा नहीं भैया, 440 वोल्ट नहीं, हाँ 210 भी नहीं, 220 वोल्ट हमारे देश में दो तारों के बीच, एक जो होता है विद्युन्मयतर यानी धनात्मक और ऋणात्मक तारों के बीच कितना का विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का। अब कहता है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति किसके बराबर होता है? तो विद्युत शक्ति जो होता है, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। आप देखो ये आंसर है कहीं P बराबर VI, P बराबर VI, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो देखो एक बात बता दे रहे हैं, अगर आप बाहर की ओर देखेंगे, बाहर, तो ध्रुव उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाए, सॉरी बाहर, दक्षिण से उत्तर, और अंदर देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण, यानी दोनों ध्रुव से ये निकल सकता है, किसका? उत्तर और दक्षिण दोनों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? कहता है कि दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो हमने इसलिए लिख लिया है ताकि आप लोगों को लेट ना हो और जल्दी जल्दी क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। ऐसे तो भैया हम 10 साल से टीचिंग लाइन में और 10 साल से फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, 11th 12th और जेई नीट वाले बच्चों को भी, लेकिन आप लोगों को सोचा कि चलो भाई 10th का भी कर दूं, क्योंकि
बच्चे फेल ना करे, अच्छा परसेंटेज करे और आगे चल के जेई और नीट की तैयारी करे, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहता है 42 में दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम बताए। तो दिष्ट धारा का एक स्रोत अगर देखा जाए तो सेल होता है, क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। अब कहता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। उसके बाद अगर आगे देखें तो विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, याद रखना एमीटर से। किससे, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों, एमीटर से, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 45, कहता किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति का। किसका, विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति का। उसके बाद वोल्ट मीटर, आगे आइए देखते जाइए। कहता है वोल्ट मीटर को किस विद्युत परिपथ में किस प्रकार से, यहाँ क्या करें, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा याद रखना विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। किस क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में दोस्तों याद रखना श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किसमें, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो विभवांतर को मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे, वोल्ट मीटर से। आगे क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखने वाले हैं। कहता है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ऊर्जा का निर्धारण हम लोग शक्ति के फॉर्मूला से करते हैं, P बराबर V I वाला फॉर्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए हम लोग सेल का उपयोग करते हैं। किसका, सेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद कहता प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसको मैथमेटिकली इस तरह से हेडफोन जैसा दर्शाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 53, कहता प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने वाले विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है ना प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है। एकदम सब करके जाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है भैया, फिर फेल हो जाओगे। क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव सारा सही कर लिया तो फिर आपका नंबर उछाल मारेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव तो कराएंगे ही दोस्तों, पहले ऑब्जेक्टिव करा लेते हैं। हाँ, फिर कहता है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जहां बिंब का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों याद रखना कि किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं ना, तो उसका इमेज हमारे आंख में कहां बनता है, रेटिना में बनता है। कहां पे, रेटिना में बनता है। उसके बाद शक्ति का व्यावसायिक मात्रक अगर पूछा जाए तो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है किसी दिक्सूचक सुई की सुई विक्षेपित हो जाती है, क्यों। देखो दिक्सूचक सुई किसको बोलते हैं, जिससे दिशा पता किया जाता है। देखना बाबू, जो जंगलों का या दार्शनिक लोग जो होते हैं वो लोग इस चीज का उपयोग करते हैं। तो जहां पे मान लीजिए एक वायर है, वायर में से जब करंट को फ्लो करा दोगे और वहां पे जब दिक्सूचक सुई को ले आओगे ना, तो वो उसका अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। क्यों, क्योंकि इससे एक मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे क्या होगा, निकलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट निकलेगा, ठीक है। और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण दिक्सूचक की सुई क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है, इधर से इधर इधर, यानी डायरेक्शन बताने लगता है, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन, कहता परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। एक चीज याद रखना प्यारे बच्चों, परिनालिका के अंदर जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, लेकिन परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, कहता है ओम के नियम से विद्युत धारा का मान क्या होगा। ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR। हमको यहाँ पे I निकालने बोल रहे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। ये ऑप्शन इसका आंसर है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कहता है वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 62, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। अभी हमने बताया कि R बराबर F बटे 2 होता है, या फिर F बराबर
सॉरी 2F बराबर R होता है। ये दोनों संबंध होता है प्यारे बच्चों, यहां देख लीजिए, ठीक है। F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कहता है क्वेश्चन नंबर 63 में विद्युत विभव का एसआई मात्रक। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर विभवांतर का तो एसआई मात्रक समझते हैं कि वोल्ट होता है, विद्युत विभव का क्या होगा? तो दोस्तों विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वही विद्युत विभव का भी एसआई मात्रक होता है। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, कहता है कि अवतल दर्पण के, क्या कहता है, अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण आपको पता है ना दोस्तों, अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? जो बाहर की ओर से पॉलिश किया हुआ हो, यानी बाहर से उभरा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग किन किन चीजों में करते हैं? सर्च लाइट, सर्च लाइट समझते हैं, जो पुलिस लोग यूज करता है ना प्यारे बच्चों, रात को देखने के लिए पुलिस लोग जिस लाइट का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग सर्च लाइट कहते हैं। फिर दूसरा दंत चिकित्सक दर्पण के रूप में, देखिए डॉक्टर लोग भी क्या करता है, आपको मुंह फाड़ने बोलता है, मुंह फाड़ने के बाद इस दर्पण को वहां लगाया जाता है, जिससे शिक्षक बोलते हैं, डॉक्टर क्या करता है, दांतों के आकार को बड़ा देख पाता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है देखना है, ठीक है। उसके बाद सेविंग दर्पण के रूप में करते हैं, किसमें? तीसरा पॉइंट सेविंग दर्पण के रूप में करते हैं दोस्तों। सेविंग दर्पण समझते हो ना? सेविंग दर्पण हम लोग किसको कहते हैं? जब हम लोग अपना दाढ़ी मूछ बनाते हैं तो वहां पे, या बाल उल कटाते हैं, उस टाइम हम लोग अपना चेहरा देखते हैं ना, तो वो है आपका सेविंग दर्पण। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकरा कर विचलित होने की घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलते हैं? आइए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश के अपवर्तन तो देख लिया है ना, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आइए पहले समझाते हैं। हमने क्या किया, एक समतल ले लिया, एक समतल ले लिया, वहां से जब लाइट आएगा तो लाइट आने के बाद ये जैसे ही, अगर इधर विरल है और इधर सघन है, तो ये क्या करेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। जाना इसको कैसे चाहिए था? ऐसे करके जाना चाहिए था, जाना चाहिए था कैसे? ऐसे, लेकिन ये मुड़ करके अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो जब आता है तो उस टाइम आपतन कोण बनता है, और जाते समय जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे आइए सबसे पहले एक बात देखिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है कि नहीं? एकदम एक ही बिंदु पर है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, आपतित किरण, देखिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आइए दूसरा नियम, कहता है जब एक ही रंग के प्रकाश, यहां से तो श्वेत प्रकाश डाले हैं, एक ही रंग ना, श्वेत प्रकाश डाले हैं, तो कहता है जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, ऐसे आपतित होगा, हाँ होती है, तो आपतन कोण की जया साइन आई, इसको ये साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात एक नियतांक होती है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, और नियतांक को हम लोग म्यू से लिखते हैं, क्या? म्यू, म्यू है ना। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ लिखे हैं, इसे अस्नेल का नियम भी कहते हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसके नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन पहले किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, देखो लिखने का ये भी तरीका होता है, पहले आप अपना हेडिंग लिखोगे, हाँ। तो कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकरा कर उसी दिशा में लौट जाने की, पुनः उसी दिशा में लौट जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसका भी 2 नियम होता है। सबसे पहला तो वही होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद तो सब है ही। ये देखिए आपतित किरण ये हो गया, ये यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। तो पॉलिश किया हुआ है तो ये प्रकाश इधर प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिसके कारण फिर से वो उसी दिशा में लौट जाएगा। जब उसी दिशा में लौट जाएगा तो बीच से एक अभिलंब यानी लंब डाल देंगे,
तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा और एक एंगल यहाँ बन जाएगा। इसको आपतन कोण बोलेंगे, इसको परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। और मूल बिंदु इसका क्या होगा, एम होगा। तो यहाँ कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अब अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से। कहता है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। और इतना ज्यादा ये रिपीट हुआ है, मत पूछो भैया। एक साल छोड़ करके या हर साल पूछ देता है इस क्वेश्चन को, इसलिए देख के जाइए। इससे आपको पूरा 3 नंबर मिलने वाला है प्यारे बच्चों, पूरा 3 नंबर मिलने वाला है। तो चलिए अवतल दर्पण देखिए, जब भी अंतर को लिखोगे कॉलम में लिखोगे, तो यहाँ पे इस साइड अवतल दर्पण लिख लिया और इस साइड उत्तल दर्पण लिख लिए, ठीक है। अब अवतल दर्पण का हम लोग पहला नंबर लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिश किया होता है। और इसका क्या लिखेंगे एक नंबर में, वैसे गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ। मतलब देखिए यहाँ पे आपको छाप के अपन दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अवतल दर्पण, ये एक गोलीय दर्पण है और हमने और एक गोलीय दर्पण, अगर ये बाहर से पॉलिश किया हुआ है तो इसको अवतल दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। और यदि अंदर से पॉलिश किया हुआ उभरा हुआ भाग इसका परावर्तक पृष्ठ हो, क्या परावर्तक पृष्ठ, और इसका अंदर वाला भाग हो परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो ये अवतल हो गया और ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, क्या उत्तल दर्पण हो गया प्यारे बच्चों। तो चलिए अब देखते दूसरा पॉइंट। कहता है यह देखिए, एक चीज और बता रहे कि आपका अवतल दर्पण जो होता है ना, हमेशा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। हमेशा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि ये सदैव सीधा और आभासी बनाता है। तीसरा, इसका उपयोग टॉर्च हेडलाइट में परावर्तक सतह के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग साइड मिरर यानी गाड़ी में जो पीछे देखने के लिए जो शीशा लगा होता है ना, उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 69। एकदम सीरीज चलते रहेगा दोस्तों, देखते चलिए। हाँ एकदम 100% आप बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और टॉप करके आएंगे, इसलिए देखते जाइए। अब यहाँ कहता नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता किसको बोलता है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। यानी हम जितना भी दूर वस्तु रखा हुआ है, जितना भी दूर वस्तु रखा हुआ, अगर आप उस चीज को सही से देख पा रहे हैं ना, तो वो आपकी क्षमता है, क्या है, आपकी समंजन क्षमता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है तारे टिमटिमाते हैं ग्रह नहीं। देखिए इसका कारण अगर पूछा जाए एक नंबर में तो अपवर्तन होगा। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ग्रह या तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो ग्रह तो नहीं टिमटिमाता दोस्तों। सबसे पहली बात तो ग्रह के पास खुद की लाइट नहीं होती है। हाँ तो यहाँ कहता है ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वे पृथ्वी के बहुत निकट, देखिए ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, जबकि तारा जैसे सूर्य हो गया है ना, तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है। और सूर्य जैसे बहुत सारे ताराएं मौजूद हैं हमारे गैलेक्सी में, हमारे ब्रह्मांड में, है ना। और प्रकाश बड़े विस्तारित स्रोतों के रूप में दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह है कि ग्रहों से प्रकाश की पृथ्वी के वायुमंडल में कम यात्रा करनी पड़ती है, जिससे अपवर्तन तथा प्रकीर्णन की मात्रा कम हो जाती है और ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, मोतियाबिंद क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आपका ये क्वेश्चन खाली पूछ देगा मोतियाबिंद क्या है, इतने में आपको सारा लिखना होगा। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है मोतियाबिंद क्या है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका निवारण यानी इसका संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मोतियाबिंद जो होता है ना 40-45 साल के बाद ही होता है, इससे पहले मोतियाबिंद नहीं होता है। और मोतियाबिंद का कोई इलाज, कोई दवाई से ठीक मोतियाबिंद को नहीं किया जा सकता। मोतियाबिंद का एक ही उपाय है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग ऑपरेशन करके ही ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। कहते हैं डिफिनेशन, पहले मोतियाबिंद, कभी कभी अधिक आयु, क्या बोल रहे हैं, रुकिए एक सेकंड। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। देखिए अधिक आयु होने के बाद, अगर इसका कारण देखें तो इसके कारण क्या है, दृष्टि
में कमी हो जाना, ठीक है। आप नहीं देख पाओगे, जो भी चीज देखोगे तो धुंधला दिखाई देगा। और उसके बाद मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद ही दृष्टि का वापस लौटना संभव हो सकता है। मतलब मोतियाबिंद जो है बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों। देखिए लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इतने में ही आप लोगों को कवर करा देंगे सारा चीज। आप लोग देखते जाइए, लंबा देखोगे भाई, लंबा में बड़ी दिक्कत होने लगता है ना, तो छोटा छोटा करते चलिए, एकदम सब हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे तो अच्छा लगेगा ही दोस्तों। अगर आप लोग अच्छा नंबर ले आते तो बहुत अच्छा लगेगा। और प्यारे बच्चों कमेंट करना नहीं भूलिएगा। पहला हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, कहता है दीर्घ दृष्टि, और रुकिए प्यारे बच्चों, यहाँ तो 76 हो गया। अभी जो हम लोगों को देखना है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे क्या है, कहता है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष जो होता है, पढ़ के बता दें कि ऐसे बताओ। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक की वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वही चीज लिखा है, देखिए निकट दृष्टि दोष वैसे दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। किस लेंस से दोस्तों? अवतल लेंस से। चलिए आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगर आप साइंस के नजरिए से देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? मतलब जब सूर्य निकलता है और सूर्य जब डूबता है उस टाइम सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये कह रहा है। तो आइए इसका आंसर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों कहता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, मतलब लाल दिखाई देता है, ठीक है। कहता है सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है। वायु देखो सूर्य के प्रकाश जो होता है ना, वायुमंडल के अत्यधिक परतों से गुजरती है, क्योंकि वायुमंडल की परत बहुत मोटी है दोस्तों, उससे गुजरती है, जिससे सब कम तरंग धैर्य वाले नीले रंग को अत्यधिक प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है। अत्यधिक प्रकीर्णित करते हैं, वहां से पार होते हैं। अधिक तरंग धैर्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, अर्थात रक्ताभ दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन जो होगा हम लोगों का दोस्तों, कहता है खतरे का निशान लाल क्यों होता है? खतरे का निशान लाल क्यों होता है? आप देखे होंगे कि जब हम लोग रोड वगैरह में जाते हैं तो जब लाल लाइट जलता है उस टाइम सारे गाड़ी लोग, जैसे ही सिग्नल लाल हो जाता है उस टाइम सारे गाड़ी वाला सब क्या करता है, गाड़ी को रोक देता है। अगर उसमें नहीं रोकता और पार कर देता है तो उस पे क्या करता है, चालान काटा जाता है, उसको जुर्माना लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है खतरे का निशान लाल होता है क्यों? खतरे का निशान लाल रंग इसलिए होता है, खतरे का निशान जो होता है प्यारे बच्चों लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अभी बताएं, और यह वातावरण में सबसे कम फैलता है, और यह अत्यधिक दूरी पर भी क्या होता है, दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम आराम से लेकर के आ रहे हैं, देखते जाइए, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों? मतलब आकाश का रंग जो होता है ब्लू क्यों दिखता है? तो इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं। वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे आकार के होते हैं, बात सही है, वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे आकार के होते हैं। हाँ, वे दृश्य प्रकाश की अपेक्षा नीले रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को कम प्रकीर्णित करते हैं। नीले रंग को क्या करते हैं, किसके? यहाँ देखिए, यहाँ कहता है दृश्य प्रकाश, मतलब हम लोग कौन सी लाइट देख पाते हैं, श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश की अपेक्षा नीले रंग की तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बहुत कम प्रकीर्णित होते हैं, जिस कारण साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है? तो यहाँ पे कहता है दूर दृष्टि दोष वैसे दृष्टि दोष है, इससे पहले भी हमने इसको बता दिया था मिस्टेक से, है ना। वैसे दृष्टि दोष जिससे मानव नेत्र दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट तो देख सकती है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। देखो निकट दृष्टि में क्या होगा, निकट देख सकता है, दूर नहीं। और दूर दृष्टि में क्या होगा, दूर वाला देख सकता है और निकट वाला नहीं देख सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू परिपथों में तारों की पार्श्व व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को हर बार रिपीट किया जाता है दोस्तों, एकदम हर बार किया जाता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हम लोग घर में लाइन जोड़ते हैं,
ठीक है, लाइन जोड़ते हैं, उसमें स्विच वगैरह जो होता है उसको पार्श्व क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में स्विच वगैरह को क्यों नहीं जोड़ा जाता? तो इसका कारण क्या है जानते हो दोस्तों? अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो एक बार में हमको सब बंद करना होगा, एक बार में सब चालू करना होगा, मतलब अलग अलग हम स्विच को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन पार्श्व क्रम में क्या होता है, सबको अलग अलग ऊर्जा दी जा सकती है और श्रेणी क्रम में सबको अलग अलग ऊर्जा नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे आइए वही पढ़ते हैं, क्या कहता है प्यारे बच्चों, साधारण घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरणों को पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं क्योंकि इस क्रम में उपकरणों के साथ अलग अलग स्विच लगा सकते हैं, जबकि श्रेणी क्रम में हम लोग नहीं लगा सकते हैं। इस व्यवस्था में कुल प्रतिरोध घट जाता है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध भी इसमें बढ़ता नहीं है, और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ो तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण बल्ब वह जलेगा नहीं, या तो फिर जलाएंगे तो बहुत ज्यादा वोल्टेज उसमें देना पड़ेगा, जनरेटर चालू करके करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, है ना। तो इस व्यवस्था में कुल प्रतिरोध घट जाता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब विभिन्न साधित्रों, साधित्र मतलब बल्ब वगैरह, साधित्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें भिन्न भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है और इस साल भी 100% पूछेगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो कहता है किसी विद्युत परिपथ में अति भारण एवं लघुपथन क्या होता है? घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण एवं लघुपथन से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, लघुपथन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो कहता है लघुपथन का अर्थ है धनात्मक एवं ऋणात्मक, यानी लाल और काला तार, ठीक है, धनात्मक एवं ऋणात्मक तारों का स्पर्श जब दोनों टच कर जाता है, स्पर्श में आना है, उसको हम लोग लघुपथन कहते हैं। तब परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण अधिक हो जाती है और स्पार्क उत्पन्न हो जाता है। मतलब भैया देखो, उसके बाद वहां पे क्या होता है, करंट उत्पन्न हो जाती है, जलने लगता है, क्या होता है, जलने लगता है। और अति भारण का क्या अर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कहता है अति भारण का अर्थ परिपथ में जुड़े उपकरणों की कुल शक्ति का अधिक सुरक्षा युक्ति है। बहुत ज्यादा आपने क्या किया, लोड लगा दिया, बहुत ज्यादा बल्ब वगैरह, पंखा, फ्रिज वगैरह लगा दिया, तो उससे क्या होगा, मतलब आपका टीवी वगैरह नहीं खींच पाएगा, जिससे वहां भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो जाएगा, उसको अतिभारण कहते हैं। यदि धारा उस तार के लिए सुरक्षित सीमा से अधिक होती है तब वह अति तप्त हो जाता है, मतलब अगर वोल्टेज भी बढ़ा देते हैं या फिर करंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम भी तार क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि लघुपथन और अतिभारण से हम कैसे बचाव कर सकते हैं? तो इसका बचाव हम लोग एक ही तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, या तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा लोड ना दें, ज्यादा से ज्यादा उपकरण को ना लगाएं, या फिर हम विद्युत फ्यूज लगा दें कि जब अतिभारण या फिर लघुपतन होगा तो अपने आप वो बंद हो जाए। ये उपाय हो सकता है। तो यहाँ कहता है इससे बचाव के लिए विद्युत फ्यूज को परिपथ में लगाना चाहिए। नंबर 9 क्या कहता है, ओम के नियम को लिखिए। तो ओम का नियम किसको बोलते हैं भैया? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं, यानी विभवांतर जितना होगा उतना धारा होता है। ठीक है, इसको किसने कहा? ओम ने कहा कि किसी भी तार में जितना आप करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा क्या होने वाला है, उतना ज्यादा विभवांतर आरोपित होने वाला है। तो इसमें से क्या बोला कि विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। अब हमने क्या किया, इस समानुपाती, ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं ये समानुपाती का चिन्ह है, इसको जैसे ही हम लोग हटाएंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट यानी स्थिरांक आ जाएगा, जिसको हम लोगों ने R बोला। R क्या है? ओम के नियम का स्थिरांक, जिसको आमतौर की भाषा में प्रतिरोध बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? प्रतिरोध बोला जाता है। ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए एकदम इसको देख के जरूर जाइएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में नंबर जो आप सोचे हैं आपके उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तीन प्रतिरोधक R1 R2 एवं R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब होता है टोटल, हाँ, कुल, ठीक है, या यहाँ पे तुल्य की जगह समतुल्य भी रह सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। या फिर आपको पूछ सकता है कि R बराबर, सिद्ध कीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। तो आइए श्रेणी क्रम संयोजन किसको बोलेंगे? जब ये देखिए ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोधकों को जब एक सीधे में संयोजित जोड़ा जाएगा, प्रतिरोधकों को एक सीधे में यानी एक सीरीज में जोड़ा जाए दोस्तों, तब उसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम
में संयोजित है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, हर प्रतिरोधक में अलग अलग विभवांतर होता है, यानी हर किसी में अलग अलग विभवांतर होता है, लेकिन धारा सब में बराबर प्रवाहित होता है। वही चीज लिखा है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन में एक परिपथ में समान मात्रा में धारा प्रवाह होता है। इसमें विभवांतर का योग जो होगा, एक यहाँ पे हमने बैटरी में V वोल्ट मान लो दिए थे, तो यहाँ बढ़ के V1 V2 V3 हो गया, ठीक है। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। अब इसका सूत्र हम लोगों को निकालने बोला है, तो यहाँ क्या करने वाले देखिए, मान लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो कहता है माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, जिसमें आरोपित विभवांतर V1 V2 तथा V3 है, और कुल विभवांतर क्या है, V है, और उसमें उस परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, I है, मान लिए, ठीक है, I धारा प्रवाहित है। तो अब देखिए, एक भी हमने दिया था, यहाँ क्या वो मिला, 1 2 3, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, हमने वही किया है, देख लीजिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम से अभी पढ़ें कि V बराबर क्या होता है, आपको दिखा रहे, अभी जस्ट दिखा रहे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, एक पेज निकाल रहे हैं। हाँ, पेज नहीं निकालेंगे तो फिर आप लोगों को कैसे बताएंगे दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, रुकिए एक सेकेंड रुकिएगा, कहीं मिल जाओ भाई, पेज मिल जाओ, नहीं मिल रहा है यार, तो एक कॉपी निकाल लेते हैं, कॉपी निकाल लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कॉपी आपको दिखा रहे हैं, कॉपी में देखिएगा, हमने क्या पढ़ा, V बराबर आई आर पढ़ा, पढ़ा कि नहीं। अगर हमको I निकालना हो तो क्या मिलेगा, V बटे आर मिलेगा, अगर R निकालना हो तो क्या मिलेगा, V बटे I मिलेगा। ये तीनों ध्यान में रखना दोस्तों, ये बहुत इजी होने वाला है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, ऐसे भी हमने V बराबर आई आर देख रखे हैं, तो V बराबर मान लीजिए आई आर है, V बराबर क्या है, आई आर है दोस्तों। तो आप बताइए V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई आर वन, V2 बराबर आई आर टू, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, आई आर थ्री। तो हमने क्या किया, V1 V2 V3 और V का मान समीकरण 1 में रख दिया, V के जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर, देखिए आई आर हो गया। V1 के जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर वन, V2 के जगह आई आर टू, V3 के जगह आई आर थ्री। तो इसमें से हमने क्या किया, सब में देखिए आई एक है, एकदम सेम है आई, तो हमने आई को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, आई कॉमन कर लिया, तो ये आई और ये आई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहीं से और इंपॉर्टेंट देखिए, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े नंबर में पूछा जाता है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन छोड़ देंगे ना तो फिर सोच लो नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, नंबर घटेगा ही, और बना के आएंगे तो 100% नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, तीन प्रतिरोधक R1 R2 और R3 पार्श्वक्रम में संयोजित है। पार्श्वक्रम को समांतर क्रम भी बोलते हैं, तो घबराना नहीं है, अगर समांतर क्रम पूछ दे तो समझ लेना कि पार्श्वक्रम ही है। तो इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने बोला। पार्श्वक्रम संयोजन क्या होता है भैया, एक छोर को जब एक छोर को दूसरे छोर से और दूसरे छोर को पहले छोर से जब एक साथ जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं, और इसमें विभवांतर सेम होता है, विभवांतर क्या होता है, एक बराबर होता है, लेकिन करंट हमने आई फ्लो कराया तो इसमें I1 जाएगा, I2 जाएगा, यहां से देखिए ना, यहां से बंट गया तीन दिशा में, तो ये I को तीनों दिशा में बांटना होगा, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ बराबर बराबर करंट बटेगा, इधर ज्यादा हो सकता है, इसमें कम हो सकता है, इसमें कम हो सकता है, इस तरह से बटेगा और फिर जाके यहां से निकलेगा और बराबर करंट फिर निकल करके निकल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलिए इसका समीकरण निकालना है, तो हम लोग फिर से मान लेते हैं, ऐसे ही लिखना है आपको, मान लेते हैं माना R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधक है तथा उसमें प्रवाहित धारा I1 I2, देखो ना, R1 में I1 दिए हैं, R2 में I2 फ्लो हो रहा है, R3 में I3 फ्लो हो रहा है, हाँ, और उसमें आरोपित विभवांतर भी है। इस पर ये जितना वोल्टेज दिए थे टोटल पर उतना ही वोल्टेज मिल रहा है, यानी वोल्टेज यहाँ पे समान होगा, यहाँ पे लिखे हैं देख लीजिए, इस क्रम में विभवांतर समान होता है। तो अब क्या हो जाएगा, एक आई दिए थे हमने परिपथ में, लेकिन हमको यहाँ पे बांटना पड़ा 1 2 3 में, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ओम के नियम से अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों कि I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है, तो I1 V बटे R1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध चेंज हो रहा है, विभवांतर तो हर जगह सेम है, समान है, तो विभवांतर तो नहीं बदलेगा ना, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R2, और I3 बराबर V बटे R3। हमने समीकरण 1 में रख दिया, I के जगह V बटे R रख दिया, I1 की जगह V बटे R1, I2 की जगह V बटे R2 और I3 की जगह V बटे R3। अब इसमें देखो विभवांतर हर जगह समान है, तो V कॉमन कर लिए, क्या कर लिए, V को कॉमन कर लिया, ये भी और ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, देख लीजिए
इतना इजी है दोस्तों, और एकदम इसमें बहुत अच्छे से नंबर मिलेगा, इसलिए ऐसे लिखने की कोशिश करोगे। अब हमने इस साइड लिख दिया है, तो देखो इस साइड आप लोग नहीं लिखोगे, मेरा पेज कम था इसलिए इस साइड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम देख के जाओ हर हाल में। कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, ठीक है, और उसकी मोटाई और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। लंबाई जितना ज्यादा होगा, ठीक है, लंबाई जितना ज्यादा होगा, जितना कम होगा उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा मोटा रहा, दो तार मान लीजिए ले लिए, एक मोटा है और एक पतला है, तो जिस जिस चालक का, जो चालक ज्यादा मोटा रहेगा, ठीक है, उसमें प्रतिरोध कम हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? प्रतिरोध कम हो जाता है। तो मोटे तार में करंट आसानी से फ्लो करेगा और पतले तार में करंट आसानी से फ्लो नहीं करेगा, बल्कि उसको पिघला देगा। उसके बाद आता है विद्युत चुंबक क्या है। तो विद्युत चुंबक किसको बोलते हैं? मान लीजिए किसी तार, ये मान लीजिए एक तार है, इसमें से करंट फ्लो कराए, यहाँ पे कोई चुंबकीय पदार्थ रखे, तो यहाँ से एक फोर्स, एक बल लगेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा। इसके बीच जो बल लग रहा है ना, उसी को चुंबकीय बल कहते हैं या विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो वही देखो, विद्युत धारा के प्रवाह से बने चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किया जाता है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं तीन गुणों को लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के तीन गुण क्या क्या होते हैं? चुंबक के देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या, यह एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता, क्योंकि देखो दोस्तों, उत्तर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, उसकी एक दिशा होती है, उसकी दो दो दिशा हो जाएगी, जो संभव होगा ही नहीं। तो यहाँ लिखिए वही चीज, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि इसकी दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखना, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं जो होता है प्यारे बच्चों, वो बंद वक्र होती है, वो बंद होती है ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बंद होती है। अगर मान लीजिए इधर से निकला, तो इधर से आकर के यहीं से फिर ऐसे निकलेगा, फिर यहीं से, हाँ, फिर अगर मान लीजिए ऐसे निकला, तो ऐसे करके निकलेगा और यही विलीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। वाम का मतलब बायां हाथ, ठीक है। तो फ्लेमिंग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखने अगर बोले, तो यहाँ पे आपको लिखना है, इस नियम के अनुसार अपने वाम हस्त के अंगूठे तर्जनी, देखिए अंगूठा ये हो गया, तर्जनी ये हो गया, मध्यमा इसको बोलते हैं। तो इस ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है, कितना, 90 डिग्री पर होता है। तो कहता तर्जनी मध्यमा इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। लंबवत मतलब 90 डिग्री पर हो, हाँ। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखो तर्जनी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और उसके बाद मध्यमा जो होता है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताएगा, और अंगूठा अपने आप चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 86 से, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 तक देख लिए थे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक ऐसा दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र के पथ को प्रदर्शित करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कहता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। प्यारे बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो, ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, जो हमको लगता है 7-8 बार ये रिपीट हो चुका है। आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे चलिए देखते हैं। कहता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। कहता है यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा जो है, ये अंगूठे की बात कर रहे हैं, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा, और बाद बाकी अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी इससे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, कहता पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो कहता है पारितंत्र या पारिस्थितिक, एक ही बात है। तो पारितंत्र या पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने में अपमार्जक जो है, अपमार्जकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर, यानी जब पौधे या जंतु जब मर उड़ जाता है भैया, तो क्या होता है, उस चीज को खा पी लेता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है गिद्ध, कीड़े मकोड़े। अपमार्जक हम लोग कीड़े मकोड़े गिद्ध को कहते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण को साफ सफाई में
साफ सफाई में ध्यान देता है और ये पर्यावरण को साफ रखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ कहता है मृत शरीर तथा वर्ज्य पदार्थों की जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन होता है। अपघटन का मतलब वो सड़गल जाता है, टूट बिखर जाता है। ये जीवाणु मृत जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में मुक्त कर देते हैं, जो विभिन्न गैसों के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। फिर कहता है अन्य अन्य ठोस, आइए यहाँ अन्य ठोस एवं द्रव जो पदार्थ, अन्य ठोस और द्रव पदार्थ जो होता है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र में अपमार्जक की मुख्य भी भूमिका होती है दोस्तों। अगर अपमार्जक नहीं होगा तो पारितंत्र गंदा हो जाएगा, याद रखना। और ये अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक जो होता है ये पारितंत्र को साफ सफाई करता है, यानी पर्यावरण की साफ सफाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कहता 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखिए। पर्यावरण के 3 हितैषी अभ्यास क्या है? जल स्रोतों का संरक्षण, क्या है कि पानी की कमी देखना, एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे पानी खत्म हो जाएगी दोस्तों। अभी ही दुनिया में तो पानी की कमी होने जा रही है, कमी हो रही है, इसलिए जल को बचाने की कोशिश करो, जल को बर्बाद मत करो। उसके बाद भी इसका होगा हवा को साफ करने में मदद करना, यानी आप देखिए बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, ईंधन को जलाते हैं जिससे हवा प्रदूषित हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ईंधन के जगह एलपीजी का हम लोग उपयोग करेंगे दोस्तों। किसका? एलपीजी का। लकड़ी उकड़ी जलाते तो उससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कम जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत हानिकारक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे तो हानिकारक है ही, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का पर्यावरण में कितना होना चाहिए? 0.03%, पर हम लोगों ने इसको बढ़ा रखा है दोस्तों, जिससे गर्मी बढ़ते जा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी का तीसरा पॉइंट, भूमि और वन्य जीवों का रक्षा करना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वन्य जीवों का क्या करने जा रहे हैं, वन्य जीवों का हम लोग भाई शिकार करते हैं। जैसे आपका ले लीजिए गिलहरी वगैरह जो भी है, इन सब चीजों को हम लोग शिकार करते हैं, जबकि इन सब चीजों को शिकार नहीं करना चाहिए। शेर की संख्या कम होते जा रही है, पर हम लोगों को उससे कोई चिंता नहीं। भैया याद रखना, इस दुनिया में जितने भी चीज है वो सब हमारे फायदे के लिए है। ये मत सोचिए कि शेर जो होता है इंसान को खा जाता है, नहीं भाई, वो भी हमारे फायदे के लिए है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है ऐसे 2 तरीके लिखिए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसको बोलते हैं दोस्तों? अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो होता है वो सड़ता गलता नहीं है, जैसे प्लास्टिक वगैरह है ना, ये सब सड़ गल नहीं सकता है, ये बहुत दिनों तक पर्यावरण को प्रदूषित रखता है। तो यहाँ कहता है ऐसे 2 तरीके लिखिए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पहला, अजैव निम्नीकरण पदार्थ अपने अनिम्नीकरणीय स्वभाव। अनिम्नीकरणीय स्वभाव का मतलब ये सड़ता गलता है नहीं, स्वभाव के कारण निष्पादन की समस्या उत्पन्न करते हैं तथा परिवेश को गंदा करते हैं, पर्यावरण को क्या करते हैं? गंदा करते हैं। दूसरा, इन पदार्थों से प्रायः अत्यंत हानिकारक गैस, अरे प्लास्टिक वगैरह से तो हानिकारक गैस निकलता ही है, हानिकारक गैस प्रदूषक निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए एकदम बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों। इसलिए तो कहा जाता है कि प्लास्टिक की चीजों में आप कोई भी ऐसा चीज ना रखें, खाने पीने वाला सामान, क्योंकि इसमें जब हम लोग कोई सामान को रखते हैं ना भैया, तो वो केमिकल पदार्थ को छोड़ता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है पारितंत्र क्या है, इसके विभिन्न घटकों के नाम तथा उदाहरण दीजिए। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र एक आत्मनिर्भर कार्यकारी इकाई जिसमें जैविक तथा अजैविक कार्यों का सम्मिलित रूप होता है, यानी अजैव निम्नीकरण भी होता है और जैव निम्नीकरण भी होता है, उसको हम लोग पारितंत्र कहते हैं। सभी पारितंत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके 2 घटक निम्नलिखित है, एक जो होगा प्यारे बच्चों जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक घटक का उदाहरण पौधे जंतु हो जाएंगे, अजैविक का उदाहरण प्रकाश मिट्टी आदि हो जाएगी। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 92। कहता है ओजोन परत के अपक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? ओजोन परत, देखिए ओजोन परत जो होता है ना, यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में बना होता है दोस्तों, और ये क्या करता है, परावैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यानी ओजोन परत का ये क्या होता है जानते हैं? ओजोन परत का परावैंगनी विकिरण भोजन होता है। आइए पढ़ते हैं। कहता है विभिन्न रासायनिक कारणों से ओजोन परत को क्षति बहुत तेजी से हो रही है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आप देखे होंगे फ्रिज में से जो गैस निकलता है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, के वृद्धि के कारण ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न हो गए हैं।
मतलब अब देखो छीद भी होने हो गए हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हम लोग फ्रिज यूज करते हैं। क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिज यूज करते हैं स्टाइल करने के लिए कि हाँ देखो मेरे घर में ठंडा पानी मिल रहा है। भाई ये सब गलत गलत तरीके मत करिए। आप अपने घर में घड़े का पानी रखिए, उसका पानी पीजिए, आपके लिए भी लाभदायक होगा। फ्रिज का पानी स्वादिष्ट नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो उस पानी का स्वाद को ही खत्म कर देता है। तो यह कहता है उत्पन्न हो गए हैं जिनमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी विकिरणें सीधे पृथ्वी पर आने लगी है। और जब पृथ्वी पर ये आने लगेगी ना दोस्तों, तो याद रखना त्वचा का कैंसर होगा। समझ रहे हो, त्वचा का कैंसर होगा, फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप घरों में फ्रिज वगैरह ना रखें मेरे दोस्त। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 93 से कर रहे हैं। यहाँ पे क्या देखना है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। अब यहाँ पे बोल रहा है संतुलित करने, तो आपको संतुलित कैसे करना है इस चीज को समझ लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन देगा आप आराम से बना लोगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए N2 पहले इस साइड वाला मिला लो। यहाँ पे N क्या गो है, 2 गो। H यहाँ क्या गो है, 2 गो। यहाँ N है 2 गो। अगर हम इस N को 2 के बराबर कर दो, चलो 2 कर दिए, तो H कितना हो गया, 6 गो। देखो ना 2 तिया 6। हाइड्रोजन देखिए N तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 गो। तो और कितना चाहिए इसके पास हाइड्रोजन, 3 गो। तो यहाँ पे अगर हम 3 से गुना कर दें तो फिर हम यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। कहता के पोटेशियम प्लस वाटर को जब अभिक्रिया कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहाँ पे समझो, हाइड्रोजन पहले कितना है, 2 गो इस साइड। यहाँ पे के एगो था तो यहाँ भी के एगो, ओ एगो तो यहाँ भी एगो, ओ एच यहाँ 2 गो, इधर क्या एगो, 2 गो एगो और 2 गो 3 गो नहीं मिल रहा है। तो आप एक काम करो दोस्तों, आपको क्या करना है जानते हो, सबसे पहले देखो सम संख्या में जब भी आप मिलाओगे वो सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या पहले बना लेते हैं। तो इधर ही चलो सम संख्या बना लिए। तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे अब देखो 2k हो गया, तो यहाँ 2k लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2k हो गया, अब O भी 2 हो गया। तो ये अभी रुकिए, इसमें नहीं लगाना पहले। अब हाइड्रोजन देखो 2 गो और 2 गो 4 गो, तो इधर 2 से गुना कर दो तो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसमें आ जाते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस बराबर मिला है हमको क्या, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब देखो यहाँ पे O क्या गो है, Pb एगो है, Pb एगो, चलो मिला। N क्या गो है, 2 गो, तो N यहाँ तो आपका एगो है। N यहाँ क्या गो है भाई, एगो है। तो फिर नहीं मिल रहा है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो N अगर हम देखो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो फिर N यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो O विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पहले विषम संख्या को कंप्लीट करते हैं। तो 2b हो गया, 2b यहाँ भी 2 लगा लेते हैं। अब N क्या गो हो गया, 2 दूनी 4 गो N हो गया, तो यहाँ 4 से गुना कर दो। O मिलाओ ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। देखो यहाँ पे 4 दूनी 8 O और 2 10 और 2 12, अब हो गया संतुलित। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का आता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है आपका, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। अम्ल का जलीय विलयन जो होता है ना भैया, वो H प्लस आयन उत्पन्न करता है। यहाँ वही लिखे देखिए, कहता है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह विद्युत धारा का प्रवाह करता है। अगर H प्लस आयन उत्पन्न होगा तो वो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, और H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होगा तो वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का आता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए ये कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण हाँ, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसको बोलते हैं भैया, आ जाइए समझते हैं। जहां पे जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखे हैं, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, 2 भी हो सकता है 2 से अधिक भी हो सकता है, मिलाया जाता है, तो उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चों, अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें ये आपका अवक्षेप है, क्या है, अवक्षेप है। और इसको तो पता है, इसको लवण बोलते हैं जी। अवक्षेप BaSO4 क्या है, आपका अवक्षेप है। अवक्षेप क्या होता है, जो नीचे तल पर बैठ जाता है उसको अवक्षेप कहते हैं। अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ फिर से वही बात है। अब फिर कहता है निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। अब यहाँ H 2 गो है, Cl 2 गो है,
यहाँ H एगो है, Cl यहाँ एगो है। H दूगो करेंगे तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, अब ये 2 तो दोनों से गुना हो जाएगा, तो H दूगो Cl दूगो बराबर कंप्लीट। अब इसमें आ जाओ, N एगो यहाँ एगो, H दूगो यहाँ पे देखो 2 और 1 3 नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पहले सम संख्या करते हैं तो कितना हो गया 2Na, तो यहाँ 2Na कर दिए। अब O कैगो हो गया प्यारे बच्चों, O हो गया 2 गो, तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो H इधर कितना हो गया 2 दूनी 4 गो, और यहाँ तो यहाँ भी देखिए 2H और 2H 4 गो, कंप्लीट कंप्लीट हुआ ना भाई, 2 दूनी 4H, O2 क्लियर। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO2 प्लस HCl, यहाँ MnCl2 बन गया, फिर प्लस Cl2 हो गया, यानी अगर आप देख पा रहे हैं तो Cl 4 गो मतलब 4 से गुना, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 गो हो गया, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए तो हाइड्रोजन 4 गो हो गया। अब O 2 गो यहाँ भी 2 गो, Mn एगो यहाँ भी एगो, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नहीं है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं दोस्तों? कहता है वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती है उसे उष्माक्षेपी, यानी उष्मा जिससे निकलता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जो उष्मा लेता है उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित की जाती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया की अगर बात करूं तो आग हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? जब अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया कराया जाता है ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं, जब अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है तब लवण तथा जल प्रदान करता है, तो ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये मेरा क्या हो गया, ये अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, लवण हो गया, सॉरी क्षार हो गया, क्षारक, ई का हो गया लवण हो गया, और ई तो पता है आपको जल हो गया, क्या जल हो गया। अब हाइड्रोजन एगो और एगो दूगो, यहाँ भी दूगो, Cl एगो यहाँ भी एगो Na, यानी ये ऑलरेडी संतुलित है, संतुलित करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 99 आ रहा है दोस्तों, क्या कहता है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है? देखिए यहाँ पे ऐसे अगर समझाऊं तो समय लगेगा, पढ़ देते हैं डायरेक्ट, है ना। कहता है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का आयनीकरण नहीं होता है, यानी दोस्तों जल जब नहीं रहेगा तो अम्ल उसमें H+ आयन में नहीं टूटेगा, जिसके कारण H+ आयन का निर्माण नहीं होता है। इसी कारण जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहता है, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है? इसके दो उपयोग लिए जिप, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हाथ हूथ में हम लोग क्या करते हैं, हाथ हूथ टूट जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो भैया क्या करता है उसमें प्लास्टर किया जाता है ना, उसी की बात हो रही है। या घर द्वार को बड़ी अच्छा से सजाते हैं ना, वही। तो क्या कहता है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ये क्या है आपका, जिप्सम है, जिप्सम। देखो दोस्तों जिप्सम किसको बोलते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जैसे उसमें पानी मिला दोगे ना, हाथ में हम लोग जब उसको लगाते तो पानी से उसको पहले गोंदना पड़ता है, तो पानी जैसे ही आप जिप्सम में मिला, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी जैसे ही मिला दोगे वो जिप्सम में चेंज हो जाएगा, और जिप्सम जो होगा वो कठोर पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिप्सम को जब 373 केल्विन पर, ये त्रिभुज नहीं है, हीट है, उष्मा गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। एग्जाम में पूछ लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो ये लिख देना, और अगर पूछे जिप्सम का फॉर्मूला क्या है तो जिप्सम का ये होता है फॉर्मूला, प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग इसका उपयोग देखने वाले हैं। कहता है जिप्सम का उपयोग क्या होता है? जिप्सम का उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर लाने में किया जाता है। इसका उपयोग, हाथ टूटता, बोले ना अभी हाथ टूटता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी का हम लोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही हम लोग उसको क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। दूसरा, मूर्तियों के लिए सांचे बनाने में किया जाता है, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति को मूर्ति का डिजाइन किससे बनाते हैं, इसी से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हर साल रिपीटेड होता है, क्वेश्चन नंबर 101। कहता है व्यंजक चूर्ण के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। व्यंजक चूर्ण के दो महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? एक होता है रासायनिक उद्योगों में, यानी केमिकल फैक्ट्री में इसको हम लोग अपचायक के रूप में यूज करते हैं,
हाँ, अपचायक के रूप में इसलिए यूज करते हैं ताकि इसमें ऑक्सीजन ना आ सके और ऑक्सीजन अभिक्रिया ना कर सके। अगर ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो उपचयित कर देगा, जिससे वो खराब हो जाएगा। दूसरा, पीने वाले जल को जीवाणुओं, यहां से रुकिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, देखते होंगे बरसात के दिनों में क्या करते हैं, बरसात के दिनों में हम लोग क्या करते हैं भाई, कुआं में बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, जिससे क्या होता है, जितने सारे बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह होता है, बैक्टीरिया, विषाणु वगैरह जो भी होता है, वो सारे नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग बिरंजक चूर्ण का उपयोग किसके रूप में करते हैं, रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग शेयर, कमेंट और लाइक भी करेंगे दोस्तों। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।